नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूं पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दो करंट अफेयर्स के सेशन के बाद, एमसीक्यूज के सेशन के बाद आज हम लेने जा रहे हैं थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव इशू, दैट इज पॉलीग्राफ टेस्ट एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट। क्या होते हैं ये टेस्ट, इनसे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, इनके एथिकल स्कोप क्या है, इनके सोशल स्कोप क्या है, इस सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। एक ब्रीफ डिस्कशन हम इस पे करेंगे। तो पॉलीग्राफ टेस्ट एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट, अभी हाल ही में एक केस था जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, दैट इज हथरस केस। यूपी जिले में एक केस हुआ था जहां पर गैंग रेप की एक घटना हुई थी, एक निंदनीय घटना जिसे कह सकें। तो इसमें क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम जो एक्यूज्ड हैं उनका हम पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में इसको जोड़ दिया गया, पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या होते हैं ये, क्योंकि क्या है कि लॉ, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है वर्सेस साइंटिफिक मेथड्स, ये पिक्चर में आ रही है। जिस तरीके से हम साइंस एंड टेक में ग्रोथ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, तो लॉ का भी जो डायमेंशन है, स्कोप है, उसी तरीके से इवॉल्व होता रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक बिल्कुल मजेदार इशू होता है, लीगल सिस्टम वर्सेस साइंटिफिक सिस्टम। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो उसी केस के मद्देनजर ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट में। इसे हम लाई डिटेक्टिंग टेस्ट भी कहते हैं, जिससे आपका सच और झूठ पकड़ा जाता है। लाई डिटेक्टिंग टेस्ट, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट इज नॉन एज लाई डिटेक्टिंग टेस्ट। कई सारी बॉलीवुड मूवीज या हॉलीवुड मूवीज में इस सिस्टम को दिखाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉली का क्या मतलब है, यहाँ पे पॉली का मतलब है मल्टीपल सिग्नल्स फ्रॉम सेंसर्स। आपकी बॉडीज में 4 से 6 सेंसर को जो है जोड़ा जाएगा, 4 से 6 सेंसर्स आपकी बॉडी में लगाए जाएंगे और उनसे निकलने वाले मल्टीपल सिग्नल्स, दैट इज पॉली। तो इन मल्टीपल सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा एक सिंगल स्ट्रिप ऑफ मूविंग पेपर पे। तो एक पेपर होगा, उस पे सिंगल स्ट्रिप ऑफ मूविंग पेपर पे आपके इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेंगे, एंड दैट इज द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीग्राफ। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है पॉलीग्राफ टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, ये फोकस करता है आपके 4 चीजों पे, बिकॉज ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देखता है कि कोई भी सवाल आपसे पूछा गया है, आप साइकोलॉजिकली कैसे बिहेव करते हैं, आप फिजियोलॉजिकली आपके एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, फिजियोलॉजिकल, राइट। तो फोकस किस पे करता है, ब्रीथिंग रेट पे करता है कि आपकी सांसें कैसी चल रही हैं, पल्स रेट पे करता है, ब्लड प्रेशर पे करता है और पर्सपिरेशन पे करता है। दीज आर माइक्रो थिंग्स। तो माइक्रो थिंग्स पे ये जो है आपके टेस्ट करता है, राइट। इस अगर मैक्रो पे बात की जाए तो जैसे कि अगर आपका जो ओवरव्यू ऊपर ऊपर से अगर बात की जाए, तो इंडियन आर्मी अगर कोई टेस्ट कंडक्ट करती है, एसएसबी कहते हैं जिसे, तो वहां पर वो इंटरव्यू लेते हैं 5 दिन तक। उनका भी फोकस होता है ये जानना कि ये कितना पोटेंशियल है, वहां सच झूठ नहीं जानते, वो ये जानते हैं कि कितना पोटेंशियल है, क्योंकि उनको जॉब लेना होता है। अब ये हो क्या गया है पॉलीग्राफ टेस्ट के कारण कि काफी सारे सेक्टर्स में, इवन इनफैक्ट अभी प्राइवेट सेक्टर में ही है, तो काफी सारे प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के लिए भी ना आपका पॉलीग्राफ टेस्ट कर देते हैं। लो कर लो बात, अब क्या होगा इससे, ये जानने के लिए कि कितना झूठ बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है। लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल बना रखी है वो कितनी सही है, कितनी झूठ है, जो अपनी अचीवमेंट्स गिनवा रहा है वो कितनी सही है, कितनी झूठ है। तो इन सबको देखने के लिए बनाया गया है। तो अब इस तरीके से ये काफी सारा जो हमारे डेली लाइफ में है, इसमें भी ये एंटर कर रहा है धीरे धीरे, राइट। तो फोकस ध्यान रखिएगा किन किन चीजों पे करता है, क्योंकि आपका जो आपसे कोई भी सवाल पूछा गया, तो पहली बात तो यह है कि आप अपना चेहरा नहीं देख पाते। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यूअर ने आपसे कोई सवाल पूछा है, तो पहली बात यह है कि आप अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। आप उस वक्त जो देख पाते हैं वो ये होता है कि आपके इमोशंस क्या हैं। क्या मेरे इमोशंस, फेस की मेरी शक्ल बिगड़ गई, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया, मेरे पसीने आने लग गए, मेरे हाथ पांव फूल गए, मेरे से बोला नहीं जा रहा, सांसें बहुत तेजी तेजी हो गई, हांफना शुरू कर दिया। इस तरीके की चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, लेकिन आपका एक्सप्रेशन क्या है ये सामने वाला देखता है। तो ये टेस्ट भी जो है फोकस करता है, आपसे बहुत ही सिंपल से 3-4 सवाल पूछे जाएंगे स्टार्टिंग में इस टेस्ट के अंदर, फिर उसके बाद रियल क्वेश्चंस आने शुरू होंगे और उससे फिर वो बताएंगे कि ये जो ग्राफ जो दिख रहा है आपका, ये जो राइज कर जाएगा किसी
एक मिनिमम होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उससे अगर ऊपर आ रहा है तो मतलब कि इसी को एनालाइज करके पता चलेगा कि ये झूठ बोला है या सही बोला है, राइट। अब इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? तो इस टेस्ट की जो स्टार्टिंग थी, थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं, तो एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सीजर लोम्ब्रोसो। 19th सेंचुरी में उन्होंने सबसे पहले ये टेस्ट कंडक्ट किया था, ये देखने के लिए कि जो क्रिमिनल हैं उनके ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है अगर हम इस मशीन का यूज करें, राइट, इंटेरोगेशन के दौरान। उसके बाद सेम चीज जो थी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एक विलियम मार्स्टन 1914 में, उन्होंने इस चीज को देखा, साइकोलॉजिस्ट क्योंकि रिलेटेड टू साइकोलॉजी ही है बेसिकली काफी सारा पार्ट। और एक उसके बाद फिर कैलिफोर्निया के पुलिस ऑफिसर थे जॉन लार्सन। तो ये थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे जो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे लोग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और ये भी काफी ज्यादा लीगल सिस्टम में आ चुका है। इससे जुड़े हुए लीगल प्रोविजंस भी मैं आपको आज बताऊंगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद आगे चलते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो पॉलीग्राफ में तो पता चल गया सच या झूठ। नार्को एनालिसिस टेस्ट में क्या होता है? बेसिकली नार्को एनालिसिस टेस्ट में आपको एक ड्रग दिया जाता है, आपके बॉडी के अंदर एक ड्रग इंजेक्ट किया जाता है, जिस ड्रग का नाम है सोडियम पेंटोथल। ये रहा वो ड्रग, राइट। ये आपके, इसको हम ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रुथ सीरम, ये भी आप ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ट्रुथ सीरम, राइट। तो ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है और आपको एक हाइप्नोटिक और एक तरीके से कह लीजिए सीडेटेड स्टेट में ले जाता है, जहां पर आप कुछ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, राइट। और ये इसकी जो हिस्ट्री है, सबसे पहले इस टेस्ट को, इस वर्ड को, नार्को को कॉइन किया था हॉर्सली ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हॉर्सली करके एक इंसान थे, उन्होंने इसको सबसे पहले कॉइन किया था। ग्रीक में इसका मतलब होता है नार्क। अगर इसकी इटाइमोलॉजी को हम देखें तो नार्क, और नार्क को ग्रीक में कहते हैं एनेस्थीसिया। तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है ऑपरेशन करने से पहले, आपको एक मूर्छित अवस्था में ले जाया जाता है। तो सेम कुछ ऐसा ही ये काम करता है, आपको ये इंजेक्शन दिया जाएगा, फिर आपको हाइप्नोटिक किया जाएगा, फिर आपसे कुछ कुछ पूछा जाएगा। इस पर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं, तलवार केस हो गई, चाहे इरफान खान की मूवी है तलवार, उसमें भी नार्को टेस्ट एनालिसिस को दिखाया गया है कि कैसे करते हैं। मजे की बात यह है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन टीम का बंदा इसका पार्ट नहीं होता। तो कौन पार्ट होता है? तो उस इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से जो डॉक्टर अपॉइंट किए जाते हैं वो इसका पार्ट होते हैं, और वही सवाल को फ्रेम करते हैं और वही सवाल को पूछते भी हैं। तो ये होता है नार्को एनालिसिस टेस्ट के अंदर में। क्या हम इसे कन्फेशन मान ले? क्योंकि इसमें सबसे मजे की बात यह है, एक और इसमें फन फैक्ट ये है कि ये जो भी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को एनालिसिस टेस्ट किए जाते हैं ना, ये किस पे किए जाते हैं? एक्यूज पे किए जाते हैं। कभी भी विक्टिम्स और विटनेसेस पे इसका टेस्ट की डिमांड नहीं आती है जनरली। कभी कभार होता भी है, लेकिन कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि विक्टिम्स और विटनेसेस, उसके तरफ से, विक्टिम्स के तरफ से जो विटनेसेस हैं उन पे ये टेस्ट नहीं किया जाता। ये टेस्ट किस पे किया जाता है? एक्यूज पे किया जाता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने एक्यूज पे ये टेस्ट कर दिया तो उसने कन्फेस कर लिया अपना क्राइम, दैट इज नॉट इट मीनिंग, क्योंकि इसमें मैटर ऑफ चॉइस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप उसे एक ऐसे स्टेट में ले जाके उससे पूछो जो उसके मर्जी के खिलाफ है। तो लॉ में ये थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन लीगल सिस्टम एंड साइंटिफिक सिस्टम, राइट। और दूसरी बात, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि जब भी आपको ये सीडेटेड स्टेट में लेके जाया जाता है तो आपका कन्फेशन तो है ही नहीं, साथ ही साथ अगर आपने सीडेटेड स्टेट में कुछ बातें बता दी, सपोज कीजिए क्राइम हुआ, राइट, कोई क्राइम हुआ, आपसे कुछ पूछा गया नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान और आपने कुछ एविडेंस बता दिए। एविडेंस मतलब मान लीजिए कि आपने कत्ल ही किया था और आपने वेपन कहीं छुपा रखा था, तो प्लेस ऑफ वेपन आपने बता दिया कि वेपन कहाँ पे रखा है। पुलिस गई, पुलिस ने ढूंढा उस प्लेस पे, चेक किया, वेपन मिल भी गया, तो जो वेपन है वो एविडेंस माना जाएगा, आपका स्टेटमेंट एविडेंस नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, गवाहों और सबूतों के मद्देनजर तो आपको गवाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कन्फेशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका मैटर ऑफ चॉइस इन्वॉल्व ही नहीं है, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने बात की नार्को एनालिसिस टेस्ट से। ट्रुथ सीरम याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछ भी सकते हैं कि रिसेंटली ट्रुथ सीरम सेड इन द न्यूज, इज इन द न्यूज, सो इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सवाल फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके लीगल और एथिकल इश्यूज पे बात करें तो लीगल प्रोविजंस जो हैं
उसमें सबसे पहला जो केस था वो ये था, 2010 में एक रूलिंग आई थी जिसमें 3 जज थे हमारे पास। ये वो 3 जज हैं, इनके नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये है मिस्टर KG बालाकृष्णन, और ये है जस्टिस RV रविंद्रन, और ये है जस्टिस JM पांचाल। तो इन्होंने 2010 में एक रूलिंग दी थी। रूलिंग ये दी थी इन्होंने कि कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेड नहीं किए जाएंगे एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड। तो कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट आप ऐसे नहीं कर सकते, वरना तो फिर कुछ भी हुआ तो चलो भाई लाई डिटेक्टर टेस्ट ही कर दो, लाई डिटेक्टर टेस्ट ही कर दो, राइट। जैसे कि आजकल क्रिकेट मैच में होने लगा था, जब थर्ड एम्पायर वाला सिस्टम आ गया तो हल्की भी रन आउट होती थी तो वो थर्ड एम्पायर को ही दे देता था, हल्की भी रन आउट होती थी तो थर्ड एम्पायर को ही दे देता था। तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम अगर है आपके पास, साइंटिफिक सिस्टम है, तो आप हर केस में आप लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ये नार्को एनालिसिस टेस्ट आप रिकमेंड कर दो, लेकिन एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड, राइट। और ये केस था 2010 का केस था, सेल्वी एंड ओर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके बाद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को, जो साइंटिफिक इवॉल्व हो रहा था, जो साइंटिफिक सिस्टम इवॉल्व हो रहा था लीगल सिस्टम के साथ साथ, तो उसको मद्देनजर देखते हुए कुछ इंटरनेशनल रूल्स और ह्यूमन राइट्स को भी एग्जामिन किया कि ये ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से वायलेट करता है, राइट टू फेयर ट्रायल है या नहीं है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो नहीं हो गया ये कहीं, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 मैंने आपको कराया हुआ है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 क्लॉज 3, राइट, सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ। तो कहीं ये उसके खिलाफ तो नहीं चला गया, कहीं ये फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर गया। क्या होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ, आप मुझे जल्दी बताइए। मैंने आपको कराया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स पे सारे लेक्चर हमने किए हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से हमने वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को कवर अप किया है। तो क्या होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ, प्लीज पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट थ्रेड, राइट। इसके बाद एक और चीज इसमें आती है, वो ये आती है कि इसमें एक और रूलिंग आई, यहाँ पे बात कर लेते हैं, कि मेंटल प्राइवेसी जैसे वर्ड्स आने लग गए, क्योंकि आपको ड्रग देके इंजेक्ट कर रहे हैं ना, आपको एक हाइप्नोटिक और सिडेटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो ये आपके मेंटल प्राइवेसी पे या ब्रेन प्राइवेसी पे कह लीजिए एक तरीके से इंट्रूजन है, अटैक है। तो ये यहाँ पे एक इशू है। दूसरी बात क्या है कि ये जो कंडक्ट करते हैं जनरली CBI इसको कंडक्ट करती है, चाहे वो उन्नाव रेप विक्टिम केस हो, चाहे PNB फ्रॉड केस हो, या शीना बोरा केस हो 2012 का। तो ये सारा जो केस था ये जनरली इसको CBI कंडक्ट करती है। अब ये जो टेस्ट है, अब इसके थोड़े एथिकल इश्यूज पे आते हैं कि ये जो टेस्ट है, चाहे नार्को एनालिसिस टेस्ट हो, चाहे फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट हो, तो ये टेस्ट ये नहीं बताता कि जो भी जिसका भी टेस्ट किया जा रहा है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये चीज नहीं बताता, क्योंकि इसमें वेरिएशन है, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अगर आप एक मशीन के बेसिस पे चलने लग गए तो फिर तो हो गया काम, राइट। तो इससे पता क्या चलता है, बस इतना पता चलता है कि उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आए हैं। ये बात तो गारंटी है कि उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, मतलब उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई है, उसका पल्स रेट बढ़ गया है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि घटा है, ये सब चीजें बताता है, राइट। दूसरी इसमें जो इशू है वो ये आती है कि जो एग्जामिनर है, जो एक्सपर्ट है, जो इस टेस्ट को कंडक्ट करता है, ये उसके ट्रिकरी या फिर उसके मोड ऑफ क्वेश्चन को पूछने के तरीके पे भी रहता है, राइट। जैसे कि फटाफट क्वेश्चन पूछ के एकदम से कंफ्यूज कर देना, तो ये ब्रेन को कंफ्यूज कर देना जिसका टेस्ट हो रहा है, तो इस तरीके के मैटर्स इन्वॉल्व है, राइट। दूसरी बात यह है कि कुछ नहीं निकला लेकिन चार्ट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके रॉन्ग रिपोर्ट पेश की गई, इसके भी चांसेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ग्राफ होता है, जैसे जो ग्राफ हमने देखा था कि वो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण उसमें ऐसे ऐसे वेरिएशन आते हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल चेंज है इसके तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। क्या पता वो वहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं पुलिस वाले उस केस से डर गया हो, क्या पता उसने क्राइम कुछ और कर रखा हो लेकिन वो सोच रहा हो कि, और उसे दूसरे क्राइम के लिए लेके गए लेकिन वो सोच रहा हो कि ये शायद मेरा प्रीवियस क्राइम हो, उसमें मेरे से सवाल या जवाब कर रहे हैं तो उसके कारण वो डर जाए। तो काफी सारी जो एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, फियर फैक्टर है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सारा जो चीज है इससे रिलेटेड है, किससे? पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट से। एथिक्स के पेपर में आपके पूरे काम आ सकता है, आपके क्या कहते हैं ऐसे राइटिंग में पूरे के पूरे तरीके से काम आ सकता है, आपके साइंस एंड टेक में काम आ सकता है, बिकॉज यू कैन कनेक्ट इट विद द इवॉल्विंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हाउ वी नीड टू इवॉल्व एंड हाउ वी नीड टू वर्क ऑन आवर लीगल स्फीयर्स, लीगल बाउंड्रीज, लीगल प्रोविजंस, राइट। तो इस पे भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा और एक बढ़िया टॉपिक था। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही।
हमने आज इसको पूरा अच्छे से कवर अप किया। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताएं, सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। हम मिलेंगे अगले एक बहुत ही एक्साइटिंग सेशन में, ऐसी ही कुछ बातें करेंगे, ज्ञानवर्धन बातें करेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।